हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ताजा उदाहरणों की एक उदाहरण दूं तो ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हमला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके संचार प्रणाली पर, उनकी शासन व्यवस्था की संचार प्रणाली पर साइबर हमला हुआ है और अब विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका है। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा की रणनीति की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो चलिए देखिए, भारत में पूर्व में ही बढ़ती आवृत्ति के साथ साइबर हमले होते हैं। उदाहरण के लिए 2016 में, आपको याद हो 2016 में एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था जिसमें 3.2 मिलियन जो डेबिट कार्ड्स की व्यक्तिगत जानकारी थी वो लीक हो गई थी, उनका डाटा चोरी हो गया था। वो एक बहुत बड़ा भारत में साइबर हमला था। वर्तमान में भारत की जो साइबर सुरक्षा रणनीति है राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अभिन्न अंग बन गया है, क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र के किसी भी देश की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलती है कि सभी पहलुओं को कवर करता है। सैन्य प्रभाव भी है इसकी, किसी भी प्रकार के महत्व को यहाँ पर कम नहीं किया जा सकता है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की भी अवधारणा यहाँ पर तेजी से विकसित हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर साइबर अपराध क्या है। ठीक है, तो अगर हम साइबर अपराध की बात करें, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध क्या है, तो साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था, तो यहाँ पर साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहाँ साइबर अपराधों की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को डिलीट कर दिया है या उन पर बैन लगा दिया है। तो इस पर एक यहाँ पर भारत सरकार को एक बहुत बड़ी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जितनी भी चाइनीज ऐप है ये तो या तो डाटा चोरी करते हैं या किसी भी तरीके की साइबर हमले की प्लानिंग में इस तरीके से इनमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से भारत सरकार को एक इसका कंसर्न था। और ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक होने के बाद भारत सरकार की बारी आती है, क्योंकि ये चाइना का, उनको जो ऑस्ट्रेलिया के PM है उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेट रिलेटेड अटैक था। तो अब हम बात करेंगे साइबर अपराध के मामलों में। तो एक साइबर अपराधी किसी भी उपकरण का उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी या सरकारी जानकारी किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना, खरीदना भी एक साइबर अपराध है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हैक कर दिया, फिर उसको अनलॉक करने के लिए फिर वो आपसे फिरौती मांगता है, यही साइबर अटैक है। ठीक है, इससे अगर संशय किया जाए तो ये आपराधिक गतिविधि है, जैसे किसी कंप्यूटर, इंटरनेट का उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, ये एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस या नेटवर्क का एक उपयोग किया जाता है। एक वस्तु या उपकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जहां इनके कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस या नेटवर्क की बात करें तो ये किसी भी नेटवर्क से इसको अंजाम देते हैं। साइबर सुरक्षा के अगर ढांचे की बात करें तो भारत में साइबर सुरक्षा के ढांचे को मजबूत बनाने की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है एक तो साइबर कमांड को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि US में और जो यूरोपीय यूनियन है वहां पर एक अलग से एक साइबर कमांड है जो सिर्फ ये सुरक्षा, जो साइबर सुरक्षा है उसी में ही ये संलग्न रहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग के रूप में भी एक सक्षम साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे की भी यहाँ पर आवश्यकता पहली बार कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में यहाँ पर जोड़ दिया गया था। उसके बाद देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर आप देखिए कि भारत में कितने सारे लोग अब हर चीज में डिजिटल कार्ड का उपयोग करते हैं। हर जगह डिजिटल, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग की, इन सब की वजह से साइबर सुरक्षा की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं जैसे डेटा संरक्षण चुनौती की। तो यहाँ पर जैसे कि कई कंपनियां हैं, अमेजोन, गूगल, वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करती हैं और वो कहीं ना कहीं ये डाटा चोरी कर लेती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी आपको कई बार ईमेल आते हैं, फिशिंग होती है आपके मेल में कि आप इसको क्लिक करिए, इसको फिल करिए या फिर अपना कार्ड नंबर दीजिए। तो आप मेरी बात मानिए, आप अपना कार्ड वार्ड नंबर किसी को मत दिया कीजिए, और चाहे वो बैंक का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आप खुद जाकर ही और किसी भी ऐप में भी अपना कार्ड जो आप सेव कर लेते हैं, वहां पर एक सेव का ऑप्शन आता है, मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको पता नहीं होता है कि कौन सा ऐप आपके कार्ड पर निगरानी रखे हुए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण संबंधी क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत में देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती आती है यहाँ पर कुशल जो मानव संसाधन की कमी है, कुशल श्रमिक नहीं है। जैसे कि भारतीय सैन्य बल हो गए या फिर सीआरपीएफ हो गया, किसी भी कानून प्रवर्तक ऐसे भी संगठन है जहाँ पर एक जो आप बोलते एथिकल हैकर्स की भी वहाँ पर पहुँच नहीं है, या फिर आप ये भी आप जान सकते हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज किसी को ज़्यादा है नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ये डाटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो अत्याधुनिक तकनीकी है, इनको समझने के लिए पेशेवरों की कमी है। उसके बाद सक्रिय साइबर डिफेंस का भी यहाँ पर अभाव है, जैसा कि जनरल डाटा प्रिवेंशन रेगुलेशन जीडीपीआर या फिर अमेरिका के क्लैरिफाइंग लॉ, यूरोपीय संघ का है जीडीपीआर और अमेरिका का है क्लैरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूज डाटा, मतलब क्लाउड। तो क्लाउड का फुल फॉर्म क्या है? क्लैरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूजफुल ऑफ डाटा। तो इस तरीके की कोई भी भारत में साइबर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम बात करें विनियामक संगठनों की, यहाँ पर कार्यवाही में भी एक रूपता का अभाव है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएसए या फिर सिंगापुर, ब्रिटेन साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन, जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिए प्रत्येक निकाय के लिए एक अलग रिपोर्टिंग की संरचना होती है, जिससे यहाँ पर एक रूपता है वो दिखती नहीं है। उसके बाद साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए भी देश को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में भी इतनी ज्यादा भी टेक्नोलॉजी हाई नहीं है, या फिर आप बोल सकते शिक्षा का स्तर भी इतना उच्च नहीं है। उसके बाद बाह्य चुनौतियां भी हैं, जैसे सोशल मीडिया, सूचना के प्रसार एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, जिसके कारण भारत में भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा के खतरा को बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो एक बार इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये प्रयास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी खासकर आंसर राइटिंग में। जैसे देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर हमलों के प्रभाव के निपटने के लिए पर्याप्त थे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, C, D, E, F, 67A, B, 70, 72, 72A, 74 हैकिंग और साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधों से संबंधित है। कौन कौन सी है? 43, 43A, 66, 66B, C, D, E, F और 67, 67A, 70, 72, 72A, 74। ठीक है, ये सारी धाराएं साइबर सुरक्षा से संबंधित हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में जारी की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC का जहां पर गठन किया गया था। उसके बाद हम बात करें कि इसके अंतर्गत क्या होता था कि 2 वर्ष के लिए उम्र कैद और कोई भी जो आर्थिक दंड होता था वहां पर भी यहाँ पर लगाने के इसमें प्रावधान किया गया था। साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने के लिए और चेतावनी देने के लिए CRTN सीटर्न तो है ही, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया था, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT के तहत भी भारत सरकार डिजिटल इंडिया मुहिम को एक का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बनाया जाता है। भारत सूचना साझा और सुरक्षा साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रणाली को अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। अब तो मुझे नहीं लगता चीन के साथ समन्वय करना चाहिए। उसके बाद साइबर
सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी यहाँ पर बनाया गया है। अगर यहाँ पर आगे की राह देखी जाए तो आगे की राह में सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट डालता है वो है जागरूकता। व्यापारिक संगठनों और सरकारी प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाले डिजिटल वेलफेयर और हैकर्स के विरुद्ध ठोस उपाय करने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ साझा उपाय करने होंगे। इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि करनी होगी कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अकेले डिजिटल वेलफेयर के प्रति संरक्षित नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मौजूदा साइबर सुरक्षा ढांचे को भी यहाँ पर मजबूत बनाना होगा। जैसे कि जो टीम है इसको भी काफी मजबूत बनाना होगा और आर्थिक दंड और इस तरीके के दंड की भी यहाँ पर थोड़ी सी कार्रवाई बढ़ानी होगी। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में साइबर सुरक्षा को भी यहाँ पर शामिल करने से भी बहुत ही ज्यादा शिक्षा का यहाँ पर साइबर सुरक्षा की शिक्षा का प्रसार होगा। उसके बाद अगर एकीकृत दृष्टिकोण देखें तो एकीकृत दृष्टिकोण में मोबाइल फोन और दूरसंचार के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को वर्ष 2030 तक एक व्यापक और समग्र नीति के निर्माण हेतु प्रभावी रूप से यहाँ पर सहयोग करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।